हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है तो सब लोग अच्छे होंगे। और आज आप सभी का एसएससी सीजीएल का 12 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको थर्ड शिफ्ट के आधार पर जीके जीएस के सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। मैथ आज किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया, रीजनिंग किस टॉपिक से ज़्यादा पूछी गई थी, इंग्लिश में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे कि आज के आपका थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। तो दोस्तों, अगर आप लोग का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, आने वाले अगले दिन है, तो एक बार आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में जितने भी साथी क्वेश्चन आपको कराएंगे, आने वाले दिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्योंकि साथी जिस टाइप के क्वेश्चन आज पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में, बिल्कुल उस पर बेस्ड सभी क्वेश्चन हमने बनाया है। तो आपको साथी पता होगा कि एसएससी ने एग्जैक्ट क्वेश्चन का एनालिसिस कराना बैन किया हुआ है। इसलिए हम आपको साथी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन आज तीनों शिफ्टों में पूछे गए थे, बिल्कुल उस पर बेस्ड हम आपके सभी क्वेश्चन कराएंगे, जो आने वाले एग्जाम में आपके क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्त, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। इसी तरह से डेली हम आपको एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। इसमें आपका साथी पहला क्वेश्चन है कि संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है। तो देखिए, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान का भाग 9 अगर हम बात करें, भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायतें से संबंधित है, जिसमें ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन के प्रावधानों का उल्लेख है। इस भाग को 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था और इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक शामिल है। तो संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? तो यह जो है पंचायत से संबंधित है। अगर पूछा जाए ये जो है किस जो है संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, तो इस भाग को जो है 1992 के 73वें संवैधानिक संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी किस अनुच्छेद में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, आगे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है किस आर्टिकल में दिया गया है। तो आपका ये भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। सीएजी की नियुक्ति भारत के किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कार्य करते हैं। अगर इसके कार्यकाल पूछा जाए, सीएजी का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। तो यहाँ से आपके साथ 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, उनकी जो है उनका कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? 6 वर्ष तक होता है। यह किस आर्टिकल में है? तो यह आर्टिकल 148 में है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो ये आने वाले एग्जाम में साथ ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पीएम रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन है, याद रख लेना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1992 से 1997 तक था, इसके दौरान की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा जाए तो स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देकर देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना था। तो ये आपका साथी पूछा जाएगा कि पीएम रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा जाएगा तो 1992 से 97 तक था। अगर 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछा जाए तो इसका उद्देश्य था कि स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देकर देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन से फ्रांसीसी यात्री जो है 6 बार भारत की यात्रा किया था। कौन से फ्रांसीसी यात्री थे जो 6 बार भारत की यात्रा किया था? तो जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, जो साथी 1605 से लेकर के 1689 तक कुल भारत का जो है 6 बार यात्रा किया था। यह एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी रत्न व्यापारी और यात्री थे, जिन्होंने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत का दौरा किया था, मुख्यतः 1630 से 1668 के बीच में। इन्होंने मुगल साम्राज्य में व्यापक रूप से यात्रा की और आगरा, दिल्ली, गोलकुंडा और सूरत जैसे शहरों का दौरा किया था। तो इसको साथ ही याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आगे के दिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
मास्की शिलालेख कहाँ पर स्थित है? मास्की शिलालेख साथ ही पूछा जाएगा, याद रखना। मास्की अशोक शिलालेख भारत के कर्नाटक राज्य में रायचूर जिले से लगभग 88 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसकी खोज 1915 में सी बीडन ने किया था और बाद में पुरातात्विक रॉबर्ट सेवेल ने इसका विस्तार से अध्ययन किया था। मास्की शिलालेख कहाँ स्थित है? तो यह जो है कर्नाटक में स्थित है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत की किस भाग में सबसे अधिक वर्षा अक्टूबर और नवंबर के दौरान होती है? तो अक्टूबर और नवंबर के दौरान भारत के किस शहर में वर्षा होती है? तो तमिलनाडु राज्य आपका करेक्ट होगा। तमिलनाडु राज्य में अधिकतर जो है अक्टूबर और नवंबर के महीने में वर्षा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि सतलज और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय स्थित है? सतलज और काली नदी के बीच में हिमालय जो है उसका नाम पूछा गया है। तो सतलज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय स्थित है। यह हिमालय का पश्चिम मध्य खंड है जो 200 मील यानी 320 किलोमीटर तक फैला हुआ है और उत्तराखंड राज्य में स्थित है। पूछा जाएगा सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया है कि अमजद अली खान कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो देखिए अमजद अली खान की बात की गई है। उस्ताद अमजद अली खान एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे जो मुख्य रूप से सरोद नामक तार वाले वाद्य यंत्र को बजाते थे। वह सरोद वादक के रूप में अपनी स्पष्ट और तेज तानों के लिए जाने जाते थे और उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था, जिसमें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण भी इन्हें शामिल था। अगर पूछा जाए अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे तो सरोद वादक थे और सरोद जो है वाद्य यंत्र बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है दलखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दलखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह जो है दलखाई उत्सव उड़ीसा राज्य में खासकर पश्चिम उड़ीसा में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से दशहरे के दौरान युवा लड़कियों और महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो इसको याद रखना, कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? दूसरी पंचवर्षीय योजना पूछी गई है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल याद करना 1956 से 61 तक था। इसका मुख्य उद्देश्य वास्तविक राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करना, रोजगार के अवसरों का व्यापक विस्तार करना, तीव्र औद्योगिकरण को बढ़ावा देना और आर्थिक असमानताओं को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संघीय प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना दोस्त। भारत की संघीय प्रणाली पूछा जाएगा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो भारत की संघीय प्रणाली कनाडा के संविधान से प्रेरित है। कनाडा की संघीय ढांचा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को परिभाषित करता है जो भारतीय संविधान में अपनाया गया है। तो यह किस देश से प्रेरित है? कनाडा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन में हटाया गया था? पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन है, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटिकल साइंस का आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्त, इसको पढ़ लेना। संपत्ति का अधिकार पूछा जाए तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया था, जिसके बाद यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बन गया था। तो यह जो है किस जो है संवैधानिक संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस देश ने सबसे ज़्यादा बार एशियाई खेलों की मेज़बानी किया है? तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि कौन सा देश एशियाई खेलों की मेज़बानी किया है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा थाईलैंड होगा, क्योंकि 4 अलग अलग संस्करणों 1966, 1970, 1978 और 1998 का आयोजन करने वाला थाईलैंड एकमात्र ऐसा देश है जिसने सबसे ज़्यादा एशियाई खेलों की मेज़बानी किया है। तो इसमें थाईलैंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर का जब युद्ध हुआ था उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो ने किया था। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय राज्यों की संयुक्त सेना के बीच में 22-23 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। दोस्त पूछा जाएगा कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो याद रखना 1764 में
लड़ा गया था, किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो याद रखना ये जो है किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो भारतीय राज्यों की संयुक्त सेना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था। किसकी जीत हुई थी? तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजयी हुई थी। अगर पूछा जाए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? मेजर हेक्टर मुनरो ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे की शिफ्टों में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ओलंपिक के लोगों में कितने छल्ले होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओलंपिक के लोगों में कितने छल्ले होते हैं? तो ओलंपिक के लोगो यानी जो उसका प्रतीक होता है उसमें 5 छल्ले होते हैं। ये 5 छल्ले आपस में जुड़े होते हैं। इनका अगर कलर पूछा जाए तो इसमें साथी नीले, पीले, काले और लाल रंग के, हरे और लाल रंग के होते हैं, जो दुनिया के 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। कौन कौन से? इसमें आपको अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया की एकता का प्रतीक इसमें दर्शाया गया है। तो कितने छल्ले इसमें होते हैं? 5 छल्ले होते हैं। कलर भी याद रखिएगा और इनके देशों, महाद्वीपों के नाम भी याद रखिएगा, किस महाद्वीप को ये दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संघाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना संघाई उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। संघाई उत्सव मणिपुर का एक वार्षिक सांस्कृतिक त्यौहार है। उत्सव का आयोजन मणिपुर पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? यामिनी कृष्णमूर्ति पूछा गया है। यामिनी कृष्णमूर्ति एक प्रसिद्ध शास्त्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी, जो मुख्य रूप से भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य शैलियों से संबंधित थी। उन्हें इन शैलियों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए माना जाता था। तो यामिनी कृष्णमूर्ति मुख्य रूप से किससे संबंधित थी? कौन कौन से नृत्य से? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, दोनों वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए केमिस्ट्री से क्वेश्चन है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्रोपेन के अगर रासायनिक सूत्र की बात करें, C3H8 इसका रासायनिक नाम सूत्र होता है। 3 कार्बन परमाणुओं और 8 हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर एक एल्कोन को ये दर्शाता है। इसका अगर संरचनात्मक सूत्र बात करें दोस्त, इसका संरचनात्मक सूत्र क्या होता है? तो याद रखना इसका संरचनात्मक सूत्र CH3CH2CH3 भी होता है, जिसमें 3 कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया है हिस्ट्री से, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? प्रभावशाली शासक पूछा गया है किसका? विजयनगर साम्राज्य का। तो कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के एक सम्राट थे, जिन्होंने 1509 से 1529 तक शासन किया था और तेलुगु के एक महान संरक्षक थे। वे तुलुवा राजवंश के तीसरे शासक थे और उन्हें व्यापक रूप से साम्राज्य का सबसे बड़ा शासक माना जाता था। तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली या फिर सबसे बड़ा शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय जो है ये सबसे प्रभावशाली और सबसे बड़े शासक थे। तो दोस्त ये सभी क्वेश्चन आपके जीके जीएस के हैं। आज आपके तीनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो गया है। जिस टाइप के क्वेश्चन साथ ही पूछे गए थे बिल्कुल उस पर बेस्ड हम आपके सभी जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराए हैं। आने वाले दिन ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में साथी देखने को जरूर मिलेगा। अब आइए साथी इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो इंग्लिश में देखेंगे दोस्त आपके कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका साथी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लोज टेस्ट साथी किसी शिफ्ट में आ रहा है, किसी शिफ्ट में नहीं आ रहा है। बाकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पोर्टिंग एरर के क्वेश्चन आए थे, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वॉइस से क्वेश्चन आ रहे हैं, नरेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी आपका ओकैब की बात करें, सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन आ रहे हैं, इडियम फ्रेजेस से क्वेश्चन आ रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आए थे, स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन आए। तो आप लोग इंग्लिश के साथ ही इन सब टॉपिक को तैयार कर लेना, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बाकी अगर मैथ सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका साथी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम, तो यहाँ पर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं, परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा गया, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आए थे, एवरेज के क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आए थे, इंटरेस्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ रहे हैं, अलजेब्रा से क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी अगर ज्योमेट्री की बात करें तो यहाँ से आपका ज्योमेट्री से क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन, मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैथ के आप लोग साथी इन सभी टॉपिक
टॉपिक से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ से आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी अगर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग कहाँ से ज़्यादा पूछी जा रही है, तो इसमें आपके साथ ही एनालॉजी के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आए, न्यूमेरिकल सीरीज से क्वेश्चन आए, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस के क्वेश्चन आए, अर्थमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आए, स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन के क्वेश्चन आए थे, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चन आए थे। बाकी अगर नॉन वर्बल रीजनिंग में बात करें तो इसमें आपका फिगर सीरीज, फिगर काउंटिंग, मिरर इमेज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो रीजनिंग के आप लोग साथ ही इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन को पढ़ लेना, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाकी दोस्त आज आपको जितने भी तीनों शिफ्टों में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे उस पर बेस्ड हम आपकी सभी क्वेश्चन करा दिए हैं। देखना आगे की शिफ्टों में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा।